वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप ही की भारी डिमांड को लेकर आप ही के लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित टॉप 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने उन प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है जो आपकी पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में स्थित है? तो अपने कहा है दोस्तों, सदर पुलिस थाना अपने धौलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है अपने दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना कहां से शुरू की गई थी? राजस्थान राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना कहां से शुरुआत की गई थी? तो अपने की गई थी दोस्तों गढ़ी तहसील बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगली है, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति से कब प्रारंभ की गई थी? तो अपन को सन बताना है। तो अपने की गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1975 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब आएगा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों, कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था अपने 20 मई 1961 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बात करते अगले प्रश्न की। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम दोस्तों अपने लागू किया गया था 1975 को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पोस्को इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंशन एक्ट पूरे देश में कब लागू किया गया था? बता दीजिए दोस्तों, पोक्सो अपने देश में किस वर्ष लागू किया गया था? तो अपने किया गया था अपने 14 नवंबर 2012 को पोक्सो लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है? पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष के आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो अपने 7 वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्य यौन शोषण अधिनियम है और इसकी कितने वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो अपने कितने वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है दोस्तों? ये अपने दोस्तों इसका सही जवाब 7 वर्ष से अधिक के। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? राजस्थान राज्य में बालिका नीति कब जारी की गई? बताइए दोस्तों। तो अपने की गई थी 24 जनवरी 2014 को राज्य बालिका नीति जारी की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन किया गया। कब विमोचन किया गया? राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब विमोचन किया गया? तो अपने कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 24 जनवरी 2013 को राजस्थान में विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? बताइए दोस्तों। तो अपने आया था, कब आया था? 1986 को आया था सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, कब आया था? 1986 में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया जिसे देश भर में किस सन को लागू किया गया था? किशोर न्याय अधिनियम को देश भर में किस सन को लागू किया गया था? तो अपने किया गया था दोस्तों सन 2000 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम में सन 2006 और 11 में कुछ संशोधन किए गए। किस वर्ष में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया? तो अपने किशोर न्याय अधिनियम एक नए स्वरूप में कब लागू किया गया था दोस्तों? तो अपने किया गया था 2015 को नए स्वरूप में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किशोर न्याय जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस वर्ष की नियमावली बनाई गई? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस वर्ष नियमावली बनाई गई थी? तो अपने बनाई गई थी दोस्तों, कब बनाई गई थी? 2016 को बनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर न्याय जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को कितनी धाराएं हैं? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं दोस्तों? तो ये अपने कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं हैं। कितनी? 112 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को 112 धाराएं हैं एवं इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो अपने किया गया है दोस्तों 10 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, SJPU क्या है? SJPU क्या है? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए SJPU क्या है? तो अपने SJPU क्या है दोस्तों? प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई को क्या कहते हैं? SJPU कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, CWPO से क्या तात्पर्य है? CWPO से क्या तात्पर्य है? बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों, CWPO से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे को निरुद्ध पकड़ सकती है? किस अधिनियम के तहत इसको पकड़ सकती है? तो अपने पकड़ सकती है किशोर न्याय अधिनियम 8 के तहत इसको पकड़ सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जिसमें निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 में यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे कितने रुपए तक का अर्थदंड भरना पड़ता है? बताइए दोस्तों, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे कितने रुपए तक का अर्थदंड भरना पड़ता है? तो अपने भरना पड़ता है दोस्तों 50,000 रुपए तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जिसमें निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 किसी प्रकरण के दौरान जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी ले सकती है या फिर स्थानांतरण करा सकती है? तो इसका सही जवाब ए और दो दोनों आ जाएगा। स्थानांतरण भी करा सकती है और जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी भी ले सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कब से प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 में लागू कर ऐसी जांचों जो जन्म पूर्व लिंग निर्धारण करती है कानूनी अपराध ठहराया गया? कब से ठहराया गया दोस्तों? इसको कानूनी अपराध कब से ठहराया गया? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? 1 जनवरी 1996 को इसको कानूनी अपराध ठहराया गया था। ठीक है, जो जन्म पूर्व लिंग का निर्धारण कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? तो अपने गुणसूत्र संबंधी विकृति की पहचान के लिए किया जा सकता है, आनुवंशिक की पहचान के लिए किया जा सकता है और उपापचय रोग की पहचान के लिए किया जा सकता है और रक्त वर्णिका संबंधी रोग की पहचान के लिए किया जा सकता है कि यानी कि उपरोक्त सभी की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि उसमें लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसको जेल हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व निदान तकनीकी 1994 में जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल किन विकारकों की पहचान के लिए किया जा सकता है? ये वही प्रश्न आ गया दोस्तों वापस। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड जिसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं कराने वाले जोड़े तथा करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी तक की सजा का प्रावधान है। कब तक की? तो अपने 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई लैब कर्मी या डॉक्टर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 साल से 5 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं अधिनियम 1994 में लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े तथा करने वाले डॉक्टर या लैब कर्मी को 3 साल से 5
साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। कितने तक का जुर्माना का प्रावधान है? तो उसको 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में भारत सरकार ने आवश्यक संशोधन कर किस दिनांक से अधिनियम का नाम पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में रखा? कब रखा था दोस्तों, बता दीजिए फटाफट से। तो ये रखा था दोस्तों, अपने कब रखा था? ये रखा था 14 फरवरी 2003 को रखा था। ठीक है, कब रखा था? 14 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम व अधिक से अधिक कितने वर्ष तक की जेल की जा सकती है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर ऐश करता है या रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम व अधिक से अधिक कितने वर्ष तक की जेल हो सकती है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब 7 से 10 साल तक की उसको कठोर कारावास की जेल हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाने से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा किसके अंतर्गत आता है? तो ये अपने आता है धारा 366 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं तो आपको इन प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, धारा 366 के यदि कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने को यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल और जुर्माना दंड सहित किया जाएगा? तो अपने कितने साल तक की जेल हो सकती है दोस्तों? उसको हो सकती है 10 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा किसके तहत आता है? तो ये अपने आता है दोस्तों, किसके तहत आता है बताइए दोस्तों। वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम धारा किसके तहत आता है? यह आता है धारा 372 के तहत आता है। अगला प्रश्न है, धारा 372 अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने का उपयोग किए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल और जुर्माना भी दंड सहित किया जा सकता है? अपन को जेल से पता होना चाहिए कि अपने 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेश से लड़की का आयात करना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा किसके अंतर्गत आता है? तो ये अपने आता है दोस्तों धारा 366 ख के अंतर्गत आता है। याद रखना 366 ख। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 366 ख अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल की जा सकती है? कितने साल तक की उसको जेल हो सकती है दोस्तों? ये हो सकती है अपने 7 साल तक की जेल उसको हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदने से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा किसके अंतर्गत आता है? तो ये अपने आता है धारा 373 के अंतर्गत ऐसा आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो बेचता है, भाड़े पर देता है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए नहीं बेचा है जब तक कि उसके विपरीत साबित न हो, या फिर उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो वो, तब तक के लिए उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं तो उसको जेल तो होनी निश्चित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 373 अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग
या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने का उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल हो सकती है। तो अपने कितने साल तक की जेल हो सकती है दोस्तों, इसको हो सकती है 7 साल तक की इसको कठोर कारावास की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या उसके निर्देश के बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो हम इसमें दोस्तों असमंजस में आ चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा अपने स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 41वां नंबर का क्वेश्चन है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किस स्थान की तलाशी तब ले सकता है, कब ले सकता है, जब उनके साथ उस स्थान के 2 या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्तियों जिनके कम से कम एक महिला भी साथ हो। ठीक है, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मजिस्ट्रेट को पुलिस से या किसी अन्य व्यक्ति को सूचना मिलती है कि कोई घर, मकान, स्थान आदि सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह उस जगह के मालिक, किराएदार, एजेंट या जो उस स्थान की देखभाल कर रहा है उसे नोटिस देगा कि वह कितने दिन के अंदर जवाब दे कि क्यों न उस स्थान को अनैतिक काम के लिए प्रयोग किए जाने वाला घोषित किया जाए। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों, 7 दिन के अंतर्गत उसको यह देना आवश्यक होगा कि वो किस काम के लिए इसको उपयोग में ला रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव तस्करी जिसमें रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल 2018 महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ, जो कब को एक सदन में पारित हुआ था। कब सदन में पारित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, कब हुआ था, 26 जुलाई 2018 को सदन में पारित हुआ था। कब हुआ था, 26 जुलाई 2018 को अपने सदन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है? कौन सी धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो वो आता है दोस्तों धारा 3 के अंतर्गत ऐसा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रम मंत्रालय में कौन बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है, तो अपने कौन है दोस्तों, औद्योगिक संबंध तंत्र। कौन है दोस्तों, औद्योगिक संबंध तंत्र CIRM। कौन सा आ जाएगा, द इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, CIRM मंत्रालय क्या है? CIRM मंत्रालय क्या है, तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी आ जाएगा। और चलिए हम इसको पढ़ते हैं। CIRM मंत्रालय का संबंध कार्यालय है और इसे मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय CLC संगठन के नाम से भी जाना जाता है। CIRM के प्रमुख आयुक्त केंद्रीय है। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2-4 प्रश्न और है दोस्तों, धैर्यपूर्वक शांति बनाए रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को कितने घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? तो उसको 24 घंटे के भीतर दोस्तों CWC के समक्ष पेश करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कौन करा सकता है? तो कौन करा सकता है दोस्तों, बताइए फटाफट से, इसका सही जवाब क्या जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के कोई भी पुलिस थाने में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना दे सकता है या शिकायत दर्ज करा सकता है कि वहां पर दहेज लिया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला अपराध होने की स्थिति में महिलाओं में शिकायत दर्ज करा सकती है। महिला शिकायत दर्ज करा सकती है, वो करा सकती है दोस्तों देश के किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 को कब
लागू किया गया था? बताइए दोस्तों। 50वां और लास्ट प्रश्न है कि 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया था? तो अपने कब लागू किया गया था दोस्तों? तो इसको किया गया था 1 नवंबर 2007 को इसको लागू किया गया था। तो ये थे दोस्तों आपके महिला एवं बाल अपराध से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी। आपको नीचे कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हुए, और आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत तगड़ी मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।